सो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी हम लोग आ चुके हैं यूनिट फिफ्थ के ऊपर और हम लोग इस यूनिट का मतलब इस पूरे सब्जेक्ट का यूनिट फिफ्थ को भी कवर करेंगे, जो कि इसका लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा मीन्स लेंदी यूनिट भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे, जानोगे, समझोगे। बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी, कंपनसेशन रिलेटेड और सैलरी स्ट्रक्चर का होता है। तो बहुत सारी अलग अलग सी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी कोई एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय को हम बहुत ही एकदम इजी भाषा में समझाएंगे आप लोगों को। मैं आप लोगों को एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिसमें से आप लोग एकदम अपने लैंग्वेज में उसको चेंज करके अपने एग्ज़ाम में जा करके लिख सकते हो। जैसे भी है ना, समझना मतलब कि माइंडसेट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। और अगर माइंडसेट क्लियर है तो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक जा करके आपको वहाँ सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। बट अगर आपको टॉपिक्स नहीं क्लियर हैं, उनका मतलब बेस क्या है वो चीज़ नहीं क्लियर है, तो फिर वहाँ आपको दिक्कत होगी। सो इसीलिए यहाँ पर जो मैं लैंग्वेज यूज़ करता हूँ वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है, बहुत ही सिंपल अप्रोचेबल लैंग्वेज होती है। उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मेरे पास में पीडीएफ्स है, तो आप नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ्स भी ले सकते हो और अपने हिसाब से भी आप इसको समझ करके अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में भी इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ रेलेवेंट होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं पे स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पे स्ट्रक्चर का मतलब, जब भी कोई एक एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय को उसके काम करने के बदले में, उसको सर्विस करने के बदले में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई उसको कुछ पैसे देता है, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ मनी देता है ना, क्योंकि वो बंदा उसकी कंपनी में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं कि उसको डायरेक्ट उठाया और डायरेक्ट उसको उठा करके पेमेंट दे दिया। सो पहले के समय में ऐसा होता था कि उसको वेजेस दिए जाते थे, यानी कि एक तरीके का उसको एक पेमेंट हो जाती थी, बंधी होती थी, वो दे दी जाती थी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, पे स्ट्रक्चर रिफर्स टू द सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेट इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर देयर वर्क। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी में कंपनी में काम करते हैं, तो उनके काम के बदले में जो कंपनी उनको पैसा देती है, तो वो एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है। सो इट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस इज़ द पार्ट ऑफ दैट पे स्ट्रक्चर, bonuses and other benefits. The pay structure can be divided into the several elements. अब ये several elements क्या है? सो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, देखो यहाँ पर एक तो आपका ग्रॉस पे होता है। एक सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है ना, सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें कर होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखना। ग्रॉस पे, नेट पे, बेसिक पे, देखो ये सारी जितने भी है ना उसके कंपोनेंट्स ही हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रॉस पे, नेट पे क्या होता है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले एक आता है आपकी बेसिक सैलरी, जो मतलब कि एक एम्प्लॉय की होती है। दिस इज़ अ फंडामेंटल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय डिटरमाइंड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जॉब लेवल। यानी कि एक बेसिक सैलरी आपको जब भी कभी किसी कंपनी में जाओगे तो आपको एक सैलरी स्लिप मिलेगा, उसमें बेसिक सैलरी जरूर लिखा होगा अगर आप ऑन रोल होगे। तो बेसिक सैलरी क्या होती है, एक तरीके का फिक्स अमाउंट होता है जो आपको मतलब मिलना होता है। फिर डियरनेस अलाउंसेस, जिसको आप डीए बोलते हो। डीए क्या होता है कि एक तरीके का ये दिस अलाउंस इज गिवन टू द ऑफसेट the impact of inflation, ensuring that the employer's purchasing power remains stable. देखो डीए क्या होता है, जिसको आप डियरनेस अलाउंस बोलते हो। ये एक तरीके का ऐसा अलाउंस होता है जिसको आप महंगाई भत्ता, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो उसको महंगाई भत्ता इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब कि जो कि बढ़ती हुई महंगाई का मतलब, जैसे आपको पता है कि जो 500 रुपये की नोट की कीमत जो आज है वो 2 साल बाद नहीं होगी, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी सैलरी में हर 6 महीने में या फिर हर कुछ साल में 3 महीने में या साल भर में कोई फिक्स नहीं होता है, एक तरीके का डीए बढ़ाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, यहाँ पर जो महंगाई है ना वो तो बढ़ ही रही है, तो उसके 500 रुपये, 1000 रुपये इस तरीके से कुछ ना कुछ अमाउंट उसका बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि सो दैट कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, उससे कोई भी एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर कम ना हो जाए, है ना, परचेजिंग पावर उसकी स्टेबल बनी रहे, इसके लिए उसको महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। देन हाउस रेंट अलाउंस, जिसको आप HRA बोलते हो, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि उसको, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो घर से बाहर रह रहा है कहीं अपनी नौकरी करने के लिए, तो उसको भाई किराए का घर लेना पड़ेगा या फिर किराए का कमरा दे करके रहना पड़ेगा, तो दिस अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू कवर द एम्प्लॉयज हाउसिंग एक्सपेंसेस, यानी अपने हाउस को मेंटेन करने के लिए ये मतलब एक तरीके का क्या होता है कि अपने हाउस को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने हाउस को उसका रेंट पे करने के लिए उसको HRA दिया जाता है। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या होता है कि दिस अलाउंस इज गिवन टू कवर द एम्प्लॉय कम्यूटिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट मतलब कि उसकी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, चाहे आप उसको बस फैसिलिटी दो या फिर उसको एक तरीके का ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ हो गया। देन स्पेशल अलाउंसेस क्या होते हैं कि जैसे स्पेसिफिक टास्क और अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, जब कोई भी तरीके का, जैसे कि कुछ किसी की मान लो शादी हो गई है तो उसके बच्चों की फ़ीस या फिर फ़ोन का रिचार्ज, ये सारे कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि कई कंपनियां ये सब भी पे करती हैं। सो परफॉर्मेंस बोनसेस क्या होते हैं कि आपको आपके बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस कि हाउ मच यू आर डूइंग वेल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, सो दिस बोनस इज अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ वी talk about incentives, so incentives are also the part of योर सैलरी स्ट्रक्चर, है ना। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, पहले के समय में आपको बस एक अमाउंट फिक्स होता था, वही दिया जाता था हर महीने, आपसे काम खूब कस के अच्छे से रगड़ के लेते थे। बट अभी क्या है कि आपको एक बेसिक सैलरी देते हैं, इसके अलावा आपके इंसेंटिव्स होते हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो वो बोनसेस तो अलग हो गए, बट इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि इफ़ यू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट, है ना, एनी स्पेसिफिक टारगेट, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट दैट इंसेंटिव्स। सो incentives are the rewards given for achieving certain targets or goals, so इसका मतलब ये है। then हमारा नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स इंक्लूड्स योर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, है ना। जैसे कि कोई अच्छा काम कर रहा है या फिर कोई मतलब कॉमन भी हो सकते हैं, इट कुड बी कॉमन। सो यहाँ पर देखो हेल्थ इंश्योरेंस आप दे सकते हो, रिटायरमेंट के प्लान दे सकते हो कि जैसे रिटायरमेंट किसी का हुआ तो उसके लिए आप क्या प्लान करोगे, क्या पार्टी अरेंज करोगे या फिर उसकी फैमिली को कुछ बुला करके कुछ इस तरीके का अवार्ड सिस्टम, इस तरीके का कुछ भी। देन पेड लीव्स में आप बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे प्लान करते हो कि एम्प्लॉय भाई उसको कहीं घूमने जाना है या फिर कहीं कुछ करने जाना है तो वो अपना आराम से जा सकता है, उसकी शादी है मान लो, है ना, तो वो अपना जा सकता है विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ अमाउंट इन हिज और हर सैलरी, तो बिना किसी भी डिडक्शन के वो अपने मतलब छुट्टियों को ले सकता है। एंड अदर पर्क्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे कि एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप किसी भी शिफ्ट में आ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि शॉर्ट लीव मिल गया, है ना, या फिर कोई भी तरीके का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, अगर आपको कहीं जाना है तो पेड टाइम ऑफ मिल गया, तो उसमें आपके जो पैसे हैं वो आपको नहीं एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बट हाँ ये है कि आपको एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही कंपनी के अंदर, फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिल रहा। तो आई होप कि ये सारी आपको ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सैलरी के, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ग्रॉस पे क्या होता है। ग्रॉस पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एक होता है आपको ग्रॉस पे, एक होता है आपका नेट पे। तो ग्रॉस पे का मतलब क्या हो गया कि ग्रॉस पे
इज़ द टोटल अर्निंग बिफोर डिडक्शन, है ना, मतलब टोटल अर्निंग। अगर हम CTC की बात करें तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं हमारी CTC। देखो, कॉस्ट टू कंपनी, है ना, कॉस्ट टू कंपनी में आपका क्या होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो आपका मतलब कोई डिडक्शन हो, चाहे वो आप कोई डिडक्शन हो रहा हो, PF ESI कुछ भी कट रहा हो, या फिर और भी कोई भी चीज़ अलग से हो, इसमें आपके सारे डिडक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। देन इसके अलावा जितने भी अदर और भी आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, या फिर मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, इवन आपके स्नैक्स वगैरह, सारी चीज़ों को कितना कंपनी के ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, यानी कितना पूरी कंपनी को आप कॉस्ट पे कर, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। वहीं ग्रॉस पे में क्या होता है कि आपका ग्रॉस पे वो होता है कि आपका केवल मॉनेटरी बेनिफिट देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर मतलब कि एक इन टर्म्स ऑफ मनी ये देखा जाता है आपको कितना सैलरी जा रहा है मोटा मोटा, है ना, उसमें आपका वो सारे बिफोर डिडक्शंस, यानी बिफोर डिडक्शंस आपकी सैलरी को देखा जाता है। तो ग्रॉस पे इज़ द टोटल अर्निंग बिफोर डिडक्शन, बिना किसी डिडक्शन के, इंक्लूडिंग बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनसेस एंड इंसेंटिव्स। यानी कि यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि आपने कितना मतलब एक मंथ के अंदर कितना आपको कंपनी पैसा दे रही है ना, कितना कंपनी पैसा दे रही है, उसमें आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आपके अलाउंसेस कितने हैं, अभी हमने पढ़ा है ना कि ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिल रहा है, DNS अलाउंस कितना मिल रहा है, तो ये सारे अलाउंसेस कितने हैं, बोनस आपको कितना देना है ना, वो सारी चीज़ें। देन इसके अलावा इंसेंटिव्स कितने देने, तो इस सभी चीज़ों को मिला करके इसमें आपका कोई पैसा नहीं काटा गया, तो वो आपका क्या हो रहा है कि ग्रॉस पे हो रहा है। वहीं अगर जब आपका पैसा काट लिया जाता है, क्या काटा जाता है कि ग्रॉस पे में से वो सारे टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स हो गया, है ना, या फिर आपके रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए कि जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आपको उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, या फिर आपके कुछ एक ऐसी चीज़ें हो गई जैसे आपने कोई अदर हेल्थ इंश्योरेंस करवा करके रखा हुआ है, या फिर कोई भी एक तरीके का अलग इंश्योरेंस करवाया हुआ है, या फिर जैसे आपका PF ESI में जो भी पैसा कटता है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी जब डिडक्ट कर ली जाती हैं, और वो क्या होता है आपकी टेक होम सैलरी होती है, टेक होम पे होता है, यानी आप उसको क्या कर सकते हो, इन हैंड सैलरी भी बोल सकते हो कि आफ्टर डिडक्शन, यानी जब आपका डिडक्शन हो जाता है, लाइक टैक्सेस, रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस पे। तो जब आप कभी भी लिखोगे जाकर के ना अपने एग्ज़ाम्स में, तो इस तरीके से उसको समझा करके, ये एक तरीके का ऐसा फार्मूला टाइप का है, फार्मूला तो नहीं है इसको बोलेंगे, बट हाँ एक तरीके का ये है कि सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से आप उसको सॉल्व करके लिखोगे, इसी तरीके से CTC का भी लिखना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। सो अब देखो यहाँ पर टाइम रेट बेस्ड पेमेंट, टाइम रेट बेस्ड पेमेंट क्या होता है कि टाइम रेट बेस्ड पेमेंट, टाइम रेट मेथड्स पे एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दे वर्क। देखो क्या होता है कि जब कभी भी कंपनी में हम काम करते हैं, कुछ बंदे ऑन रोल होते हैं, कुछ लोग ऑफ रोल होते हैं, कुछ लोग थर्ड पार्टी से होते हैं, तो क्या होता है कि हम उनको क्या करते हैं कि कितने घंटे उन्होंने काम किया, घंटे के हिसाब से भी हम उनको क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं, चाहे वो संडे इंक्लूड हो, चाहे वो मतलब बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो थर्ड पार्टी रोल पे होते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ लोग होते हैं, तो उनको हम घंटे के हिसाब से देते हैं कि भाई 1 घंटे तुमने काम किया या 8 घंटे का इतना पेमेंट हुआ। हम उनको दिन के हिसाब से पेमेंट, महीने के हिसाब से पेमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के रोल पे जितना घंटे वो काम करेंगे उतना उनको पेमेंट मिलेगा। सो यहाँ पर मतलब इस तरीका का क्या होता है, एक इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टोटल पे इज इक्वल्स टू आवर्स वर्क, कितने घंटे काम किया गया, और आवरली का रेट क्या है। जैसे मान लो कि 300 रुपये प्रति घंटे का रेट है, तो उसने 8 घंटे काम किया, इंटू 3 कर दो, है ना, मान लो 300 रुपये, तो बहुत ज़्यादा हो गया फिलहाल, है ना, यानी कि 2400 रुपये है, 2400 रुपये 8 घंटे का, तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, एक वर्कर के लिए। तो ऐसा हो सकता है, हाँ मान लो 100 रुपये हो गया, तो 800 रुपये मान लो उसको मिल गए, मोटा मोटा ऐसे देख लो। तो उसको क्या हो गया कि उसको वो एक टाइम रेट
बेस्ड पेमेंट हो गया। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसको इससे कैलकुलेट करना इजी होता है और इससे क्या होता है कि स्टेबल इनकम होती है। वहीं डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि डज नॉट डायरेक्टली रिवॉर्ड प्रोडक्टिविटी और इसमें मे लीड टू पावर मोटिवेशन टू वर्क इफिशिएंटली, है ना। इससे सही से काम नहीं करेंगे, मे भी वो भाग गए, है ना, छोड़ करके, या भागने की भी संभावनाएं हो सकती, मान लो आकर के वो टाइम का आवर्स को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर डज नॉट डायरेक्टली रिवॉर्ड द प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं हो। तो ये सभी सारी इसकी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट वी हैव प्राइस रेट बेस्ड पेमेंट। प्राइस रेट बेस्ड पेमेंट क्या होता है कि जब आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्राइस रेट बेस्ड पेमेंट एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट दे प्रोड्यूस, यानी कि कितना वो, है ना, पीस रेट पे कि कितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि 1 घंटे मान लो उन्होंने 10 पीस निकाले, तो उन्होंने 10 पीस जो निकाले, 10, चाहे आप 1 घंटे में निकालो, चाहे 2 घंटे में निकालो, चाहे 4 घंटे में, 8 घंटे में करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रेट के मतलब पीस रेट के हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे 10 पार्ट्स आपने निकाले, है ना, 10 पार्ट्स बनाए या 10 सामान आपने कोई भी बनाया, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन यानी 50 रुपये, है ना। तो 10 का बराबर 10 × 50, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है ना। 10 × 50 कर दोगे तो कितना हो गया, 500 रुपये आपके हो गए, है ना। 10 यूनिट चाहे आप 1 घंटे में करो या 8 घंटे में करो, कोई उनको मतलब नहीं। सो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है इंटू रेट पर यूनिट कितना है। नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि नंबर ऑफ यूनिट कितने, 10 बनाए, कितने बनाए, है ना, प्रोड्यूस्ड, और रेट पर यूनिट यानी कि कितना रेट चल रहा है। तो उसका ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल पे। तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट रिवॉर्ड प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेहनत करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश। इनकरेजेस हायर आउटपुट, इससे आउटपुट भी इंक्रीज होता है। वहीं डिसएडवांटेजेस क्या है, इनकम कैन बी अनस्टेबल, इससे इनकम अनस्टेबल भी हो सकती है, जिससे कंपनी के ऊपर कभी ज़्यादा बर्डन आ गया, कभी कम आ गया। सो क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज फॉर क्वांटिटी, है ना। ये भी हो सकता है कि भाई आदमी जो है वो क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रहा है, क्वालिटी के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा है। तो क्वालिटी जो हो सकती है वो मे बी इट कुड बी कंप्रोमाइज्ड, है ना, ये कंप्रोमाइज हो सकती है। सो गाइज इतना, दिस वाज ऑल अबाउट हमारा यहाँ पर कुछ एक यूनिट 5 के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग अभी इसके पार्ट 2 को भी कवर करेंगे। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे लेट हो जाता है, इस वजह से आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं इसको पार्ट 2 में कवर करूँगा आगे के इसके जितने भी टॉपिक्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।